नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सवाल यह कि राजस्थान में आकर किसका राज? इससे इतर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में परिणामों से पहले उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। नतीजों से पहले सभी एजेंसियों के एग्जिट पोल ने सियासी दलों में हलचलें तेज कर दी हैं। इनसे अलग अलग भविष्यवाणियां भी सामने आई। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सभी को चौंका रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो आधे एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत, तो वहीं आधे में कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाती दिखाई दे रही है। वहीं कई एजेंसियों के सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर की संभावना जताई गई। लेकिन परिणामों के लिए 3 दिसंबर का इंतजार करना होगा और 3 दिसंबर को पहला रुझान, पहला काउंटिंग और पहला परिणाम, ये हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि फर्स्ट इंडिया सबसे पहले दिखाएगा। तो सुबह से अपने टीवी पर फर्स्ट इंडिया को ट्यून इन कर लीजिएगा। लेकिन बात आपके जहन में भी वही और हमारे में भी वही कि आखिर राजस्थान में किसका राज होगा, किसकी सरकार होगी और इसको लेकर सियासी हलचल क्या चल पड़ी। आज बात इसी पर। कहा जाता है कि जो एग्जिट पोल आए वो जमीनी हकीकत को भांपने का एक नजरिया होता है और उसके जरिए पता चलता है कि परिणाम किस तरीके के आ सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि परिणाम एग्जिट पोल से बड़े ही तरह हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा इस बार भी है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी, ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान जी और बीकानेर से हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जी। योगेश जी, शुरुआत आपके साथ करेंगे। एग्जिट पोल आए, धड़कनें सबकी बढ़ी और इन धड़कनों के साथ जिनके ऊपर सबसे ज्यादा नजरें जाकर टिक गई वो रहे हैं बागी और निर्दलीय। तो सबसे पहले ये बताइए कि वो कौन कौन सी सीट जहां निर्दलीय भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, बागी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, और क्या किसी ने अभी तक कंफर्म किया कि फला पार्टी के फला नेता ने उनसे संपर्क कर लिया? देखिए, अंदर खाने संपर्क शुरू हो चुके हैं और आपको ध्यान ही होगा कि कई ऐसी सीटें हैं। हम शुरुआत कर दें चाहे मालानी की धरती शिव की सीट, जहां बीजेपी के बागी रविंद्र भाटी और कांग्रेस के बागी फतेह खान दोनों ही अपने अपने पार्टी या वैचारिक दल के टॉप लेवल के संपर्क में लगातार है। चंद्रभान आख्या संपर्क में है, चित्तौड़ से वो बीजेपी के बागी है। तो वहीं शाहपुरा से जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, कांग्रेस विचारधारा के हैं, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे आलोक बेनीवाल, वो संपर्क में हैं। और कहा जा सकता है कि कुछ ऐसी सीटें जहां पर चाहे वो मसूदा की सीट हो, चाहे वो नसीराबाद का इलाका हो, चाहे वो किशनगढ़ की सीट हो, जहां पर टांक जो एमएलए जीते थे, सुरेश टांक, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव जीते थे, विधायक बने थे। इसी तरह श्री गंगानगर का इलाका हो, और कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर आरएलपी, बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी, इनकी बढ़त है। यहाँ कहा जा सकता है वो 3 सीटें ऐसी है, श्री डूंगरगढ़, धोद और रायसी नगर, जहाँ को पर लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी अपने मुकाबले में है या वहाँ सीट जीत सकती है। आरएलपी की बात करें तो तकरीबन 1 दर्जन सीटें ऐसी है, ख़ास तौर से नागौर की बात कर लें, चाहे खींवसर की सीट है जहाँ हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़ रहे हैं, फिर मेड़ता की सीट है, जहाँ पर पर्वतसर की सीट है, जहाँ पर उन्होंने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया इस पार्टी ने। आगे चल जाए तो बायतू की सीट है, लोहावट की सीट है, और साथ ही कहा जा सकता है कि और उससे आगे चलें तो एक अलग अलग जगहों पर अलग अलग आंकड़े हैं। अजमेर और ज़िले में आ जाए तो मसूदा की सीट है, मसूदा के साथ ही आसींद की सीट है जी। बीएसपी की बात कर ले तो बीएसपी की किशनगढ़ बास और मनोज जांगरी जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, उनकी सीट है। राजगढ़ सादुलपुर सीट है। पूर्वी राजस्थान की कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ बीएसपी ने वहाँ ट्रायंगुलर इलेक्शन एक तरह से कहा जा सकता है वहाँ पूरी तरह त्रिकोणीय चौकोणीय चुनाव बनाया है। और इंडिपेंडेंट्स कुछ ऐसे हैं, जैसे ऋतु बनावत है, ऐश्वर्य सहमत होंगे मेरी बात से, वो वैचारिक दल या वैचारिक संगठन की है, तो निश्चित तौर पर वो अपने
जो भी वैचारिक आका हैं उनके संपर्क में वो होंगी, वो भी चुनाव लड़ रही है, मजबूत स्थिति बताई जा रही है उनकी जी। तो ऐसे कमोबेश कई जगहों पर तकरीबन 40 से 45 सीटें तो ऐसी है जहाँ इंडिपेंडेंट्स, जहाँ पर बीएसपी, आरएलपी, बीएपी, सीपीएम, इन्होंने या तो मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया या फिर ये विनिंग कंडीशन में, आप ये कह रहे हैं? विनिंग कंडीशन में मान सकते हैं हम ठीक है। तो बीएपी नरेश की जी बात क्या ये कहा जाए, जी। नरेश जी क्या ये कहा जाए कि कल जो सर्वे आए उन्होंने इंडिपेंडेंट को और जो अलग अलग पार्टियां खड़ी हुई उनको अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि कोई भी सर्वे ऐसा है नहीं जिसने 10 या 15 से ज्यादा अदर्स को जीता हुआ बताया हो, तो क्या उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है? देखिए 10-15 से ज़्यादा जीता हुआ तो नहीं बताया, लेकिन अगर बाकी दोनों पार्टी के आप आंकड़े देखोगे 90 से 100 के बीच में, तो अगर 90 कहीं कोई पार्टी आती है तब वो 10-15 भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि इतिहास ये है कि राजस्थान में जो निर्दलीय है या अन्य पार्टियों के जो विधायक हैं उनकी संख्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कॉमरेड भी जीतते हैं, यहाँ पे नई पार्टी बीएपी बन जाती है वो भी जीत जाती है, यहाँ पे जो बसपा है वो भी जीत जाती है, तो ऐसे में उनकी संख्या ज़्यादा होती है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि इनकी अब अहमियत कितनी रहती है, और जिस तरह से कल एग्जिट पोल आए तो ये ज़रूर था कि फ़ोन जो है वो अब ज़्यादा होने लग गए हैं, दोनों ही पार्टियों की तरफ से फ़ोन हो रहे हैं। तो ऐसे में खासकर जो बागी है, जो अभी योगेश ने बताया कि जिनको हम जीता हुआ मान सकते हैं कि ऐसे बागी है जो दोनों ही पार्टियों के हैं और जिनकी अपनी उनकी भावना है, उसके अनुसार उनको वापस फिर से कि शार्प शूटर्स अब मोर्चे पे लगा दिए गए। बिल्कुल, ये तो देखिए शार्प शूटर है, ये तो 2-3 दिन से काम कर रहे हैं और अलग अलग तरह की चर्चाएं होती है, लेकिन कई कहते हैं योगी जी वो शार्प शूटर शिकार नहीं करेंगे, संरक्षण करेंगे। कई कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर बुक हो गए, कोई कहता है कि जो एमएलए हैं वो हेलीकॉप्टर तो बुक है जी, हेलीकॉप्टर तो बुक कई है। कहते हैं कि जो एमएलए बनने वाले से हैं वो लगातार संपर्क में भी है, आ भी गए, मीटिंग भी हो गई, फोन पे बात चल रही है। ये तमाम चीज़ अपनी जगह है, लेकिन हाँ ये है कि अगर बहुमत नहीं मिलता है किसी दल को तो अब एक नया शब्द चला है सोशल मीडिया पे, निर्दलियों की सरकार। क्या ठीक है, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। सीएमआर में मुख्यमंत्री गहलोत से डॉक्टर सीपी जोशी मिले हैं। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई और इस बातचीत के अपने आप में कई मायने आप निकाल सकते हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए। इसमें आपको कांग्रेस के तमाम लीडर नजर आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें है, इसमें ममता भूपेश हैं, इसमें अर्चना शर्मा हैं और भी काफी नेता हैं जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मन की बात प्रत्याशियों से मानी है। प्रचार और मतदान को लेकर चर्चा के प्रत्याशियों से जयपुर शहर के अमीन कागजी, अर्चना सीताराम मिले हैं। पूर्व मंत्री रघु शर्मा और ममता भूपेश ने अपनी बात रखी। सुरेश मोदी, शिखा मील ने चुनाव का फीडबैक दिया। वहीं मोदी, शाह और नड्डा के प्रचार के प्रभाव के बारे में भी बताया। जयपुर में मोदी के रोड शो की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। किरोड़ी मीना और पायलट के दौरे को लेकर भी बात की गई। वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने सभी प्रत्याशियों को मंत्र दिया। मतगणना में मजबूत कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने के लिए कहा है और ये एक संदेश है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि निरंजन आर्य दिख रहे हैं, होम सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी रहे हैं और खुद चुनाव लड़ रहे थे इस बार सोजत से। वो तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं और कुछ ऐसे चेहरे भी नज़र आ रहे हैं जो चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया, पवन गोदारा जैसरी के, लेकिन वो भी यहाँ पर जैसे मैंने जिक्र किया था शार्प शूटर्स की टीम के टोली के सदस्य हैं, वो भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं कोई ना कोई। तो ये अब शुरुआत हो चुकी है विजेंद्र, और शुरुआत कमोबेश ऐसी हलचल की जानकारी बीजेपी में क्या चल रही है और बीजेपी के बारे में ये ऐश्वर्य भाई से हम लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार बीकानेर का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, सर्वे एक तरफ होते हैं और बीकानेर में आपका सर्वे अलग होगा, तो जरा हम जानना चाहते हैं कि बीकानेर को लेकर लक्ष्मण राघव का सर्वे क्या है और वहां के वो कौन कौन से सीट या वहां के कौन कौन से नेता जिनसे पार्टियां संपर्क करने लगी है। देखिए विजेंद्र, कमोबेश राजस्थान का जो एग्जिट पोल आया है दरअसल उसके बाद जो वो बता रहे हैं उस हिसाब से अगर हम देखें तो बीकानेर में स्थिति थोड़ी उलट नजर आती है, जो हमारा सर्वे है एटलीस्ट।
और जहां तक बात की, चाहे वो हमारे पॉलिटिकल योगेश शर्मा की बात हो, नरेश शर्मा की बात हो, ये तमाम लोग जो कह रहे हैं कमोबेश उसके आसपास चीज़ें जा रही हैं। निर्दलियों से संपर्क साधा जा रहा है और जिस तरह से यहाँ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लूणकरण विधानसभा सीट है, प्रभुदयाल सारस्वत वहाँ कड़ी टक्कर दे रहे हैं सुमित गोदारा, राजेंद्र मूड, कांग्रेस भाजपा को। त्रिकोणीय मुकाबला है, तो उनके पास बाकायदा, हमारे पास बिल्कुल पुख्ता सूत्रों से खबर है कि वसुंधरा राजे कैंप लगातार उनसे संपर्क में है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जो हैं अभी वर्तमान अशोक गहलोत, वो भी कोशिश कर रहे हैं संपर्क साधने की, कहीं ना कहीं उनका भी मैसेंजर पहुंचा है। अब परिणाम क्या होगा उसके बाद चीज़ें साफ होगी, लेकिन ये चीज़ ये बता रही है इस बार राजस्थान के चुनाव में कि चुनाव जो है बहुत टाइट, कम से कम इन तमाम एग्जिट पोल का औसत निकालें तो ये समझ में आती है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव ढंग से लड़ा है। और ये पहली बार हुआ है विजेंद्र, क्योंकि अगर हम देखें पिछले जो अनुभव को काम में लेकर देखें तो आप देखेंगे कांग्रेस की गत खराब हुई थी, तो इस बार कम से कम ये नहीं है। दूसरी बात जो सबसे बड़ी इस पूरे इलेक्शन में निकल कर आती है, महिला मतदाताओं की वोटिंग को लेकर सबकी नज़रें हैं वो किस तरफ जाती हैं। हालांकि देखिए हमारी जो सोसाइटी है पितृसत्तात्मक है, ये माना जाता है कि अलग वोट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस पर बहुत चर्चा शायद आपने भी की होगी, हमारे सीनियर रिपोर्टर्स भी कर रहे हैं, तो वो एक रहेगा उस पर। दूसरी बात जो है ये कहा जा रहा है नोखा में, लेकिन हाँ मुझे जो लगता है नोखा में सुशीला डूडी जो है कांग्रेस की मजबूत स्थिति में, हालांकि वहाँ भी निर्दलीय है। लेकिन सबसे हॉट सीट जो है मैं आपको बताऊं विजेंद्र, यहाँ तारानगर पर नजरें हैं राजेंद्र राठौड़। आज एक लेटर भी वायरल हो रहा होगा, आपने भी देखा होगा, उन्होंने बाकायदा चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है, मतगणना में जो है लोकल कर्मचारियों को ना लगाया जाए। ये बताता है कि कितनी टाइट फाइट वहां नरेंद्र बुडानिया ने राजेंद्र राठौड़ को दी है, परिणाम चाहे जो भी हो। लेकिन बाकायदा एक लेटर लिखा गया प्रवीण गुप्ता को, जिसमें कहा गया है क्योंकि ये जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं कांग्रेस के विधायक ने लगवाए हैं, इसलिए इनको पोस्टल बैलेट और ये तमाम चीज़ों में उस तरह से ना रखा जाए। तो ये चीज़ जो है बीकानेर संभाग का सियासी पैमाना कम से कम बता रही है। गणेश बंसल की हनुमानगढ़ में बात हो रही है, जीते ना जीते अलग बात है, लेकिन तमाम उन लोगों पर नजर रखी जा रही है और दोनों ही दल रख रहे हैं साफ तौर पर, जहां कहीं भी लगता है कि है ये जीत सकते हैं उन पर काम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये तय है कि इस बार राजस्थान में मुकाबला जो है बेहद रोचक है और इस तरह से चर्चा हो रही है जैसे आपको ध्यान हो T20 में चर्चा होती है, तो कम से कम इस बार योगेश जी आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। योगेश जी, लक्ष्मण, श्री डूंगरगढ़ का आपने नहीं बताया, वहाँ पर भी ट्रायंगुलर फाइट है, श्री डूंगरगढ़ पर भी सबकी नजर है। बिल्कुल बिल्कुल योगेश, आपने बहुत सही बात कही है। यहाँ पे सीपीएम के गिरधारी मैया, कांग्रेस के मंगलाराम गोदारा और ताराचंद सारस्वत भाजपा के हैं। बहुत क्लोज फाइट होने वाली है, ये बिल्कुल माना जा रहा है। और इसमें देखिए भाजपा के प्रत्याशियों को ये उम्मीद है कि दो जाट कैंडिडेट यदि बहुत इसी तरह के मत लेके जाते हैं तो उनको लगता है कि शायद उनकी बारी आ जाए। लेकिन जो रिपोर्ट्स हमारे पास हैं या जो एग्जिट पोल की बात है वो वहाँ पर ही मान के चल रहे हैं कि सीपीएम के गिरधारी मैया वहां से चुनाव जीत सकते हैं। आपको जानकारी है वो यहां से अभी सिटिंग एमएलए, और यही बात आपने कही थी राय सिंह नगर को लेकर भी, वहां शोपत मेघवाल को लेकर ये बात हो रही है। लेकिन बलबीर लूथरा टक्कर दे रहे हैं। अनूपगढ़ में हम बात करें तो यहाँ स्थिति बदल सकती है। शिमला लायक इस बार मजबूत है, तो अन्य सीटों पर भी हालात ये है। नौहर पे अभिषेक मटोरिया पर लोगों की निगाहें हैं, कांग्रेस के अमित चाचान है। इसी तरह से अगर आप देखें हनुमानगढ़ की जैसे मैंने बात की, इसके अलावा गंगानगर में बात कर लीजिए आप, तो कहीं ना कहीं इस बार क्लोज फाइट है। और जो ऐसे लोग वो सर्वे में दिखाई भी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान, ऐश्वर्या बीजेपी के अंदर हलचल क्या है इस सर्वे के बाद, कौन कौन एक्टिव हुआ और किस किस को क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई? देखिए विजेंद्र, ये जो एग्जिट पोल आए हैं सभी ने अपनी बात कही है, लक्ष्मण ने भी कमोबेश वही बात कही है जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी लगातार कह रहा है। लेकिन इन सब के अलावा महत्वपूर्ण जो चीज़ है इस पूरे घटनाक्रम में वो दोनों पार्टियों की है। मैं कांग्रेस से शुरुआत करके बीजेपी पर लंबी बात कहना चाहूँगा कि योगेश, नरेश और लक्ष्मण तीनों की बात से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है जो अभी इन्होंने कहा था। भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो इस लिहाज से है कि एजेंटों को ट्रेनिंग दे दी गई है। एजेंटों को ट्रेनिंग के अलावा मीटिंग्स के दौर जो नियमित तौर पर योगेश शर्मा भी देखते रहे हैं कि वहाँ पर मीटिंग्स रेगुलर चलती रहती हैं, कोई ना कोई मीटिंग चलती है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि जो बड़े नेताओं से मुलाकात करने के लिए एमएलए या एमएलए में अभी जो प्रत्याशी वर्तमान में जो एमएलए हैं या जो प्रत्याशी रहे वो कितनी संख्या में किसके पास जा रहे हैं। वर्तमान में जो आ रहे हैं वो एक शिष्टाचार मुलाकात के लिहाज से आ रहे हैं, क्योंकि जब हमने बातचीत की, आज भी कुछ एमएलए आए थे, सीपी जोशी के यहाँ पर अविनाश जयतारण बैठे हुए थे, सीपी जोशी के यहाँ पर अविनाश के अलावा पुष्कर से सुरेश रावत भी आए थे और भी कुछ एमएलए आए।
जब उनसे बातचीत की तो जब हमने बाहर बात निकालने की कोशिश की तो बात यही थी कि एक सामान्य शिष्टाचार मुलाकात थी और उनसे फीडबैक लिया गया। महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी बेहद आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर और बहुमत को लेकर। यह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता हैं, जिनमें अरुण सिंह, सीपी जोशी, चंद्रशेखर, ये जो तीनों लोग हैं, और महत्वपूर्ण पद जो है इनमें होता है चुनाव प्रभारी का, वो है प्रहलाद जोशी, ये आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा संभव ही नहीं है कि कोई एमएलए प्रत्याशी या एमएलए जयपुर आए और वसुंधरा राजे से मुलाकात ना करे। 100 में से 80-90% मिलने के लिए अमूमन चले जाते हैं, और वो भी जाएंगे क्योंकि वो भी पार्टी की उपाध्यक्ष हैं। लेकिन इन सब के अलावा महत्वपूर्ण लीडर और भी हैं। वो लीडर अभी जयपुर में नहीं है, और इन स्थितियों में वो जयपुर में नहीं है तो क्या दिल्ली में उन लीडर्स से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के लिए एक नाम चल रहा हो, मुख्यमंत्री के लिए कई नाम चलते हैं। यहां पर घटनाक्रम 95 से 100 सीटों के लिए लोग अलग नाम सोच लेते हैं, 100 से 105 पर अलग सोच लेते हैं, 125 सीट पर अलग सोच लेते हैं, और 125 को क्रॉस करके जाते हैं तो वहां पर नाम अलग सोच लेते हैं। सोशल मीडिया में ये गॉसिप लगातार चलती रहती है, और ये गॉसिप जो है वो लोग अपने लिहाज से सेट करते हैं। नरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नरेश जी, ऐश्वर्या, इसी से जुड़ा मेरा भी एक सवाल है आपसे। क्या जैसे हमने देखा, अभी हमने तस्वीर दिखाई कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, चाहे जो चुनाव लड़े हैं, वो कहाँ मिलना है? अशोक गहलोत के यहाँ जा रहे हैं। बड़ी चर्चा ये है कि भाजपा के प्रत्याशी कहाँ जाए। एग्जिट पोल कंफ्यूज वाला है वहाँ भी कि भाई यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। आपने 2-3 नाम तो गिना दिए। तो सबसे बड़ी जो अभी जो इंटरेस्टिंग बात जो है वही आप भाजपा के लोग इस पे तो भाजपा के नेता इस पे तो सहमत है कि उनका बहुमत आ रहा है। लेकिन प्रत्याशी जो है उनका एग्जिट पोल क्या कहता है, किनके पास जो उनको जाना चाहिए, इसका लेकर नरेश ने बखूबी सही बात बोली है कि अशोक गहलोत के पास तो सभी लोग जा रहे हैं, सीपी जोशी भी चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फिलहाल जो है वो थोड़ा सा अपने मन में किंग कर्तव्य विमूढ़ से नजर आते हैं कि उनको लगता है कि कहां जाएं, तो वो एक चक्कर 13 नंबर का भी लगाकर आ रहे हैं। चंद्रशेखर भाई साहब जो हैं पार्टी में, उनका जो शब्द होता है चंद्रशेखर भाई साहब ही होता है, उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। सीपी जोशी है वो लगातार व्यस्त हैं, वो अपने अपने कार्यक्रम से लौट कर आते हैं घर पर, तो उनसे मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि दिल्ली कौन जा रहा है और दिल्ली किन से संपर्क साध चुका है। लेकिन एक चीज तय मानकर चलिए विजेंद्र, भारतीय जनता पार्टी में इन मीटिंग्स के अलावा टेलीफोन कॉल पर जो बात होती है वो महत्वपूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि राजेंद्र राठौड़ किसके टेलीफोन नंबर घुमाए गए, लेकिन राजेंद्र राठौड़, ऐसा नहीं है कि राजेंद्र राठौड़ सरीखे लीडर खामोश होंगे, ऐसा भी नहीं कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से संपर्क नहीं साध रहे होंगे जो उनके होंगे। ठीक है, शिव प्रकाश का रुख कर लेते हैं, जोधपुर से हमारे सहयोगी बने हुए हैं। शिव प्रकाश, जोधपुर में इस सर्वे के बाद की हलचल क्या है? जी, अगर जोधपुर की बात की जाए तो निश्चित रूप से इस सर्वे के बाद जोधपुर शहर की अगर बात की जाए तो कहीं कहीं खुशी की लहर जो अब तक वोटिंग के बाद कहीं कांग्रेसियों में एक निराशा का भाव था, लेकिन जिस तरह से जो सर्वे रिपोर्ट आई उसके बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है तो निश्चित रूप से यहाँ उनके चाहने वाले भी खूब है, तो ऐसे में उनको कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जगी है कि इस बार वापस चौथी बार मुख्यमंत्री जो है अशोक गहलोत बन सकते हैं। लेकिन अगर जोधपुर संभाग की बात करें तो 4 प्रमुख सीटों पर जिस तरह से निर्दलीय हैं उनसे लगातार संपर्क की जो है बातें सामने आ रही थी। अभी कुछ देर पहले सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें जीवाराम चौधरी से वसुंधरा राजे ने जन्मदिन की बधाई देने के बहाने बात की है। ऐसा माना जा रहा है कि उनको कहीं न कहीं साधने का प्रयास किया गया है। रविंदर सिंह जो शिव से चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी संपर्क करने की सोशल मीडिया पर बातें हैं। जो प्रियंका चौधरी है बाड़मेर से, उसको भी मजबूत माना जा रहा है, और जैतान से योगी लक्ष्मण नाथ। तो यह जो निर्दलीय हैं जो कहीं न कहीं, हालांकि इनकी पृष्ठभूमि से देखा जाए तो भाजपा पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने इन पर डेरा डालना शुरू किया है और लगातार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं एक बार फिर जोधपुर संभाग जो है वो केंद्र बिंदु रहेगा। अगर भाजपा के लिहाज से बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत कहीं न कहीं पूरे चुनाव में फ्रंट फुट पर आकर के खेल रहे थे और पूरे चुनाव की भूमिका में, सक्रिय भूमिका में नजर आए। और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर जिस सक्रियता से काम रहे, तो उम्मीद ये की जा रही है कि सरकार जल्दी बनेगी। जोधपुर संभाग के अंदर बहुत बेहतरीन होटल्स हैं, किसी होटल्स के अंदर ये चेक किया गया अभी तक कि भाई कितने कमरे खाली हैं?
जी, जोधपुर की अगर बात की जाए तो वैसे तो जोधपुर में 2-3 बड़े होटल हैं, लेकिन अभी होटल के लिहाज से यहाँ कोई संपर्क नहीं किया गया। वैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो जिस तरह से ये गृह नगर है, तो उनसे कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है और जोधपुर की हर होटल जो मालिक है उनसे उनका सीधा संपर्क है, तो वहाँ कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन उम्मीद ये कम जताई जा रही है कि जोधपुर में कोई बाड़ेबंदी की जाए। हो सकता है अगर संभागवार कोई इस तरह की अगर कोई रणनीति पर विचार हो तो जोधपुर ठहराया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी जानकारी सामने नहीं आई है। ठीक है, हमारे सहयोगी भंवर भी जुड़े हुए हैं। भंवर, कोटा के ऊपर सबकी नजरें होती हैं, क्या वाकई में कोटा के अंदर से वो कोटा निकलकर सामने आएगा जो किसी पार्टी को बहुमत की तरफ लेकर जाए? और वहां कांग्रेस के भी दिग्गज हैं और वहां बीजेपी के भी दिग्गज हैं और वहां मेला भी लगना शुरू हुआ होगा नेताओं के वहां, तो जरा बताइए क्या चल रहा है? देखिए, कोटा में ज़्यादा अच्छे होटल तो है नहीं। वैसे सवाल आपने मुझसे पूछा नहीं था, शिव प्रकाश से पूछा था, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोटा में कई बड़े दिग्गज नेता हैं। पूरे कोटा संभाग की अगर बात की जाए, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन से कैंडिडेट हैं और उनके सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट है रामलाल, चुनाव केवल मार्जिन का है। वहीं 3 मंत्री कोटा संभाग से आते हैं कांग्रेस के। शांति धारीवाल कोटा उत्तर से चुनाव लड़ रहे हैं, टाइट फाइट में फंसे हुए लेकिन फिर भी एज पर हैं। दूसरे मंत्री अशोक चांदना बूंदी के हिंडोली से लड़ रहे हैं, उनके सामने प्रयोग करके इस बार बीजेपी प्रभुलाल सैनी को लेकर के आई है, कड़े मुकाबले में वो भी फंसे हुए हैं। और तीसरे मंत्री प्रमोद भाया बारां के अंतर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने भी एक अजीबोगरीब प्रयोग किया गया है। और मनोर थाना से बीजेपी के पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा को उनके सामने लाकर के चुनाव लड़ाया गया है, लेकिन फिर भी भाया को एज पर बताया जा रहा है। देखिए विजेंद्र, हाड़ौती का मिजाज कुछ इस तरह का है कि हाड़ौती में बीजेपी बेहतर करती है, तब भी जबकि राज कांग्रेस का आए, तब भी जबकि राज बीजेपी का आए। 2018 में जब राज कांग्रेस का बना राजस्थान में, तब भी हाड़ौती अंचल की 17 में से 10 सीटें बीजेपी की झोली में गई। और ऐसा भी ट्रेंड यहां पर देखा गया है कि जब बीजेपी सत्ता में आती है तो हाड़ौती में कई बार बीजेपी क्लीन स्वीप भी करती है। 2013 में ऐसा देखा गया था जब 17 में से 16 सीटें पूरे संभाग की बीजेपी की झोली में चली गई थी और बीजेपी का एक तरह से, कांग्रेस का एक तरह से माफ कीजिएगा, पूरे अंचल में सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन कांग्रेस को कोटा संभाग में जो उम्मीद है विजेंद्र, वो उम्मीद है उस साइलेंट वोटर की जो कि 1-1.5% की तादाद में रहा है। और कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि खासकर ओपीएस के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर, सरकार की योजनाओं के मुद्दे पर उसने चुपचाप जाकर के कांग्रेस को वोट किया है। तो कांग्रेस अभी भी चमत्कार की कोटा संभाग में उम्मीद कर रही है। लेकिन कोटा संभाग का काउंटिंग से पहले का फिलहाल अगर मैं आपको मोटा मोटा कोई परिदृश्य समझाने की कोशिश करूं तो सभी 17 सीटों पर आमने सामने की टक्कर पे है बीजेपी कांग्रेस। कोई भी निर्दलीय यहां पर चुनाव जीतने की स्थिति में किसी सीट पर नहीं है। हां, 3-4 सीटें संभाग की जरूर ऐसी है जहां पर ट्रायंगल है। सबसे पहले कोटा में तो कहीं ट्रायंगल है नहीं पूरी 6 सीटों पर, लेकिन अगर बूंदी जाए तो वहां पाटन में जो पूर्व कैंडिडेट रहे कांग्रेस के राकेश बोयत, वो कहीं न कहीं ट्रायंगल बना रहे हैं। इसके अलावा बूंदी सीट पर आए तो जो बीजेपी के अशोक डोगरा हैं उनकी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं बागी रुपेश शर्मा, जिनको अच्छी खासी तादाद में खासकर गुर्जरों का, ब्राह्मणों का वोट मिल गया है, ऐसा माना जा रहा है। झालावाड़ जिले में जाएं तो डग सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक रामचंद्र सोनेरवाल बागी होकर के लड़े हैं। और एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस ने अजीब सा प्रयोग किया, झालरापाटन से रामलाल को टिकट दिया वसुंधरा राजे के सामने जो कि सौंधिया राजपूत है। लेकिन सौंधिया राजपूतों की सबसे बड़ी तादाद है विजेंद्र झालावाड़ के डग विधानसभा क्षेत्र में, 70 से 80 हजार वोटर है वहां सौंधियों के। तो अगर सौंधिया वोट वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट चेतराज गहलोत को मिल जाते हैं तो डग में इस ट्रायंगल में कहीं न कहीं झालावाड़ का कांग्रेस जिले में खाता खुल सकता है। खानपुर से भी कांग्रेस उम्मीद कर रही है। तो देखिए, एक लाइन में कंफर्म कीजिए, आपने कहा कि 17 सीटों में से किसी एक पर भी निर्दलीय किसी के बीच में कोई संभावना नहीं है। 17 या तो कांग्रेस की तरफ है या बीजेपी की तरफ, मतलब उनके प्रत्याशियों के बीच में ही मुकाबला है। बिल्कुल, कहीं न कहीं जो निर्दलीय हैं वो मिजाज बिगाड़ सकते हैं, कहीं कांग्रेस का और कहीं बीजेपी का। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी शायद 17 में से जो 10 सीटें फिलहाल अपने पास रखे हुए हैं इसमें प्लस ही करेगी। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि विश्लेषण लगातार जारी है। सर्वे जिस आधार पर किए गए उससे ऊपर फर्स्ट इंडिया के रिपोर्टर्स का विश्लेषण है और उस विश्लेषण के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश करें कि राजस्थान में आखिर किसका राज होगा। दरअसल राजस्थान में किसका राज होगा, इसको समझने के लिए आपको हर एक सीट को समझना होगा, उस एक सीट के आंकड़ों को समझना होगा, वहां की सियासत को समझना होगा, जिले को समझना होगा, संभाग को समझना होगा। और इसलिए हम अपने हर संभाग से अपने सहयोगियों को जोड़ रहे हैं और वहां की सियासत को समझ रहे हैं। अजमेर से हमारे सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, जरा समझाइए अजमेर के अंदर
क्या कुछ चल रहा है इस सर्वे के बाद, कौन कौन से नेता एक्टिव हुए और किस सीट के क्या कुछ परिणाम अभी तक चर्चाओं में चल रहे हैं। जी विजेंद्र, देखिए कल एग्जिट पोल आ गया, लेकिन एग्जिट पोल के विपरीत अगर बात करें तो अजमेर के अंदर जो 8 विधानसभा सीट है जिले की बात करें तो 8 विधानसभाओं में से करीबन 6 विधानसभा ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां पर जो भाजपा के हैं और कांग्रेस के बागी हैं वो अपनी टाल ठोक रहे हैं। मजबूती से दोनों टाल ठोकी और उसके बाद उनकी स्थिति भी कहीं ना कहीं इस तरीके की लग रही है कि वो अपनी पार्टी को नुकसान कहीं ना कहीं पहुँचा रहे हैं। अगर बात करें अजमेर उत्तर की, तो अजमेर उत्तर के अंदर विधायक वासुदेव देवनानी जो 4 बार से लगातार यहाँ पर विधायक है, उनकी राह को मुश्किल कर दिया है। भाजपा के ही जो बगावतपुर उतरे पार्षद हैं ज्ञान पार्षद, उन्होंने कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा कर दी है। वही अगर बात करें मसूदा की, तो मसूदा में भी 4 प्रत्याशी में से 3 प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं वो हैं और तीनों ही बड़ी मजबूती से अपना जो है अपना दम भर रहे हैं। चाहे उनमें से वाजिद चीता हो, उनकी जो है उनकी दावेदारी ये है कि वो चुनाव जीत रहे हैं और कहीं ना कहीं जो उनको एक बाहुल्य क्षेत्र है वो क्षेत्र से उनको कहीं भारी संख्या में मत मिलने की उनको आशंका है और हो सकता है कि वो चुनाव भी जीत जाए। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें नसीराबाद की, तो नसीराबाद के अंदर भी त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि भाजपा से पहले आने वाले जो भंवर सिंह पलाड़ा है उनके पुत्र वो मैदान में उतर गए। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी भाजपा की राह आसान नहीं रही। अगर बात करें ब्यावर की, तो ब्यावर भी वो ऐसी सीट है जहाँ पर भाजपा पिछले 4 बार से अपना कब्जा जमाई हुई है। तो भाजपा को लगातार वो 5वीं बार जो जीत है वो आसान नहीं रहेगी, क्योंकि भाजपा के ही बागी जो है महेंद्र सिंह रावत हो या फिर डांगावास हो, दोनों ने ही मजबूती से चुनाव लड़ा है और कहीं ना कहीं रावत वोटों को जो है भेजने का काम वहाँ पे किया, क्योंकि शंकर सिंह रावत जो है वो एक तरफा रावतों के वोट लेकर के कहीं ना कहीं भाजपा को जीत दिलाते थे। लेकिन इस बार वो चुनौती उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि जो डांगावास हैं और जो महेंद्र सिंह रावत है वो दोनों भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता थे, दिग्गज नेता थे। दोनों को काफ़ी मनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बावजूद न मानने का काम हुआ और चुनाव लड़ा। चुनाव के अंदर ही बताया जा रहा है कि काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ा और जीत के दावे वो दोनों भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए अजमेर की, तो अजमेर की 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर जो निर्दलीय है वो कहीं ना कहीं समीकरण बिगाड़ रहे हैं। पहली बार अजमेर में ऐसा हुआ है कि मात्र 2 सीटों पर आमने सामने की टक्कर है। चाहे वो केकड़ी की बात करें तो केकड़ी जो पूर्व चिकित्सा मंत्री रहे डॉक्टर रघु शर्मा, उनके सामने भाजपा के जो है शत्रुघ्न गौतम वो उनको चुनौती देने के लिए खड़े हुए हैं। हालांकि बगावत वहाँ पे कहीं से भी नजर नहीं आई है। लेकिन अगर बात करें अजमेर दक्षिण की, तो दक्षिण के अंदर पूर्व के जो मंत्री हैं अनीता बघेल, उनका विरोध जरूर हुआ था, लेकिन पार्टी ने उन पर विश्वास जताया और एक बार उनको टिकट दिया। लेकिन हालांकि बताया जा रहा है कि भीतरघात जो है वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसका फायदा जो है कांग्रेस ने एक गरीब परिवार की बेटी जो कि द्रौपदी कोली है उनको टिकट दिया, उनके ऊपर किस्मत आजमाई, तो कहीं ना कहीं उनको फायदा मिल सकता है। हालांकि ये 2 ही सीट ऐसी है जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है। अगर जिले की बात करें, जिस तरीके से आपने शब्द इस्तेमाल किया कि गरीब परिवार की बेटी है, मुझे लग रहा है वहां चर्चाओं में रहा है काफी ज्यादा। जी बिल्कुल विजेंद्र, देखिए जो मुद्दा था वो बीजेपी के खिलाफ मुद्दा था और जो कांग्रेस ने टिकट दिया था द्रौपदी कोली को, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप को गरीब परिवार की बेटी बता करके उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने लोगों के पास जा करके यही बात कही है, क्योंकि उन्होंने यही बताया कि कांग्रेस वो पार्टी थी जिन्होंने नीचे के कार्यकर्ता को टिकट दिया और विधायक का प्रत्याशी बनाया। तो वो कहीं ना कहीं मुद्दा रहा, क्योंकि अनीता बघेल पूर्व में 2 बार मंत्री रही हुई और 4 बार से अजमेर दक्षिण की विधायक है। हम वापस आएंगे आपके पास योगेश जी। अजमेर का पूरा जिले का चुनाव इस बार अलग तरह का चुनाव है। नसीराबाद में ट्रायंगुलर फाइट है, वहाँ पर कांग्रेस से शिवप्रकाश गुर्जर हैं तो बीजेपी से लांबा है, तो वहीं पर भंवर सिंह पलाड़ा के बेटे वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिपेंडेंट मसूदा का जिक्र किया, मसूदा तो पूरी तरह ही इस बार वहाँ के आपको कैलकुलेशन लगाना ही बड़ा मुश्किल होगा। यहाँ आप ये क्या बोलेंगे कि यदि भंवर सिंह पलाड़ा को जैसे रविंदर सिंह भाटी को लिया गया था और कुछ ऐसे फैसले किए गए थे, तो भंवर सिंह पलाड़ा और शिवराज जो उनके पुत्र हैं उनको क्यों नहीं लिया गया? पहले तो चर्चा चल रही थी ले लिया जाएगा, और वो किसी भी पार्टी में क्यों नहीं गए? क्योंकि अजमेर की पत्रकारिता का आपको अच्छा अनुभव भी है, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, भंवर सिंह पलाड़ा का झुकाव बीजेपी में वसुंधरा राजे के प्रति था। वो टिकट मांग रहे थे पुष्कर या मसूदा से, टिकट उनको नहीं मिला और उसके बाद नसीराबाद का रुख उन्होंने अचानक किया। लेकिन नसीराबाद में बीजेपी से जाट उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी से परंपरागत रूप से गुजर उम्मीदवार है, तो रेस्ट ऑफ कास्ट के जो वोट्स हैं, इंडिपेंडेंट लड़ने का मतलब ये होता है कि आपको एक ऐसा वोट बैंक मिलता है, अगर आप प्रभावी हैं तो आपको एससी का वोट और साथ ही आपको माइनॉरिटी का वोट मिल सकता है। मसूदा और पुष्कर में कुछ गणित गड़बड़ा सकते हैं? मसूदा में वीरेंद्र कानावत है बीजेपी। नहीं, ये पलाड़ा जो है ये कोई गणित बिगाड़ सकते हैं क्या? मसूदा में नहीं बिगाड़ पाएंगे गणित, क्योंकि ये पूरी तरह केंद्रित हो गया चुनाव नसीराबाद का।
मसूदा से विधायक रही है इनकी पत्नी सरोज कौर सुशीला कंवर पराड़ा, लेकिन वहाँ मसूदा में आरएलपी के जो सचिन सांकला है वो ओसवाल समाज से आते हैं, और अगर जाट वोट वहाँ 35,000 के आसपास है, अगर वो वोट आरएलपी के कारण शिफ्ट होता है तो वहाँ पर पूरे समीकरण वहाँ बिगड़ते हैं, और वहाँ पर वाजिद खान चीता जो कि कांग्रेस उम्मीदवार को नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि 35,000 के आसपास और 30,000 के आसपास वोट वहाँ पर चीता महरात मुसलमानों के हैं, तो अपना में बल को वोट है। लेकिन राकेश पारिक के साथ जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं उनके साथ बात यह है कि सचिन पायलट कैंप से होने के कारण जो गुर्जर समुदाय का वोट है वो अभी तक उनके साथ इंटैक्ट है। अगर वो रहता है चुनाव के दरमियान और ब्राह्मण उनके साथ जाते हैं तो वो ठीक स्थिति में रहेंगे। लेकिन जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो डार्क हॉर्स की तरह है, वीरेंद्र कानावत, जिनके बारे में कोई ज़्यादा नहीं, वो मसूदा के रहने वाले हैं, और उनको अचानक लाया गया, टिकट तो किसी और का हो गया था वहाँ पर और कई कारणों से कट गया। लेकिन ये ज़रूर है कि वीरेंद्र कानावत के बारे में सरल उनकी एक इमेज है जिसका लाभ हो सकता है उनको मिल जाए इन तमाम फैक्टर्स के चलते। लेकिन जहां आरएलपी कैंडिडेट बीजेपी को नुकसान कर रहा है, वहीं चीता कांग्रेस कैंडिडेट को नुकसान कर रहा है। ठीक है सर, क्योंकि जो पब्लिक हमें देख रही है ना वो फर्स्ट इंडिया से कुछ एक्स्ट्रा की उम्मीद करती है। देखिए, तो ऐश्वर्या, सवाल मेरा ये है कि बीजेपी ने क्या अभी तक ये एक्सरसाइज की है कि भाई ये 20-25 सीटें हैं जहां हम कंफर्म या तो जीत रहे हैं या जीतने की स्थिति में है और यहां ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, क्या ऐसी कोई लिस्ट तैयार की गई? देखिए, मेरे पास जो कागज है उस कागज में मोटे तौर पर बीजेपी के नेता कभी कोट तो नहीं करते, लेकिन अनौपचारिक चर्चाओं में जिन सीटों को जीता हुआ मान रहे हैं बीजेपी के नेता, मेरा आकलन मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, ये हवा में हेल मजबूत मान रहे हैं इन सीटों को। तो मैं यहां पर मजबूत सीटों का जिक्र करूंगा। विद्याधर नगर को मजबूत माना जा रहा है, यहां पर मालवीय नगर को मजबूत माना जा रहा है, बगरू को 100% मजबूत माना जा रहा है, बस्सी को 100% मजबूत माना जा रहा है, तिजारा को मजबूत माना जा रहा है डेफिनेटली, किशनगढ़ बास को मजबूत माना जा रहा है, मुंडावर को मुकाबले में माना जा रहा है, बहरोड़ को मजबूत माना जा रहा है, बांसुर को मुकाबले में माना जा रहा है, थानागाजी जो सीट है उसे मजबूत माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख लोगों की दृष्टि से। हालांकि कोई कोट नहीं करेगा, ना कोई औपचारिक रूप से कैमरे के सामने आएगा। अलवर ग्रामीण में बीजेपी अपने आप को मजबूत मान रही है, रामगढ़ में मुकाबला मान रही है क्योंकि वहां पर सुखवंत जो है वो बड़े मजबूत हैं, तीसरे नंबर पर भी जा सकती है बीजेपी वहां। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की बात मैं यहां करूंगा तो ये मजबूत सीट मानी जा रही थी, लेकिन अब मुकाबले में माना जा रहा है। कठूमर को मजबूत माना जा रहा है, कामा को मजबूत माना अब जा रहा है, पहले कामा को मजबूत नहीं माना जा रहा था। नगर को मुकाबले में माना जा रहा है, डी कुमेर जो सीट है उसे रोचक और कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। भरतपुर को मजबूत भारतीय जनता पार्टी अपनी दृष्टि से मान रही है। नदबई की अगर हम बात करते हैं तो नदबई को बेहद मजबूत मानकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। वैर की जो सीट है इसे मजबूत माना जा रहा है। बयाना रूपवास की सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी को भी इंतजार है कि वो अभी योगेश ने जिक्र भी कर दिया। बसेड़ी की जो सीट है इसे मुकाबले में माना जा रहा है। बाड़ी की सीट जो है इसे मुकाबले में माना जा रहा है। धौलपुर की सीट को मुकाबले में माना जा रहा है। राजाखेड़ा की सीट मुकाबले में, टोडा भीम की सीट को मजबूत और रोचक मुकाबले में माना जा रहा है क्योंकि किरोड़ी लाल फैक्टर है वो भी काम करेगा। और यहां पर हिंडौन की सीट को मजबूत माना जा रहा है। करौली की सीट गणित के खिलाफ, हवा के खिलाफ होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत मान रही है क्योंकि वहां पर गणित नहीं बैठ रहा था भारतीय जनता पार्टी का। सपोट्रा की सीट को बीजेपी बेहद मजबूत मानती है। बांदीकुई की सीट को बीजेपी मुकाबले में मानती है। महुआ की सीट को मजबूत मानती है। सिकराय की सीट को बेहद मजबूत मानती है। दौसा की सीट को भारतीय जनता पार्टी मुकाबले में मानती है, अब पहले मजबूत मान रही थी। लालसोट की सीट को मजबूत मान रही है। बामनवास की सीट की हम बात करेंगे, मजबूत भारतीय जनता पार्टी मान रही है। खंडार की जो सीट है इसे मजबूत माना जा रहा था लेकिन अब इसे मुकाबले में माना जा रहा है। मालपुरा की सीट को पहले बेहद मजबूत माना जा रहा था लेकिन अब मुकाबले के साथ मजबूत माना जा रहा है। निवाई की जो सीट है इसे भारतीय जनता पार्टी के जो से जुड़े लोग हैं, थिंक टैंक जिनके साथ हम अमूमन चर्चा कर लेते हैं, अनौपचारिक चर्चा, वो निवाई की सीट को मजबूत मान रहे हैं। टोंक की सीट को वो मुकाबले में मानते हैं, हालांकि उनका दिल जानता है कि मुकाबले में है या फिर जीतेंगे हारेंगे अलग बात है। देवली उनियारा सीट है, इसे मुकाबले में कड़ा मुकाबला क्योंकि इसमें त्रिकोणीय होने की वजह से कड़े मुकाबले में मानते हैं। किशनगढ़ की जो सीट है इसे रोचक माना जा रहा है कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन इसे कड़ी टक्कर में मान रहे हैं। पुष्कर की सीट है, इसमें अभी वो कह रहे हैं कि आप वो बताओ कि जो बीजेपी मान रही है, जो मान रही है कि हमारे मुकाबला नहीं, जो बीजेपी देखिए बीजेपी जिन सीटों को मानकर
चल रही है, अगर मैं इन सारी लिस्ट की एक एक सीट की करूं तो एक नट शेल में अगर मानते हैं तो 137 सीट भारतीय जनता पार्टी अपनी मानकर चल रही है। नोट कर लीजिएगा, यदि 137 से प्लस माइनस 5 सीट होती है तो भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े सही निकलेंगे। भारतीय जनता पार्टी यानी आला कमान के वो लोग जो यहां पर बैठे हुए थे वो कह रहे हैं। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि 137 सीटें आप गिनाइए, क्योंकि 10-20 सीट की बात होती तो चलती है, लेकिन जिस तरीके एग्जिट पोल है वो कहीं इसको सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। नरेश जी, क्या यह संभव है कि, क्योंकि अंदर खाने खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक अपनी तैयार की है रिपोर्ट, जिसमें शायद 93 से 97 के आसपास नाम हैं जिनको कंफर्म मान रहे हैं। क्या वाकई में कांग्रेस इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है और कुछ लिस्ट में ऐसे नाम आपके पास जहां मजबूत मान रही है, या मान रही है कि लगभग ये सीट हमारे हाथ में है? देखिए विजेंद्र, हर पार्टी अपनी जीत का दावा करती है, चाहे भाजपा की तरफ से दावा किया हो ऐश्वर्य ने बताया, उसी तरह कांग्रेस भी दावा कर रही है कि बहुमत से जीतेंगे। लेकिन कोई इस तरह का कंफर्मेशन, अगर कुछ बड़े नाम अगर हम बात करें, चाहे अशोक गहलोत है, सचिन पायलट, इस तरह के नाम अगर हम बात करें, या जो कांग्रेस की परंपरागत सीट है तो वो ज़रूर कांग्रेस के खाते में, लेकिन उसके बाद मुकाबला जो होता है, उसके बाद जनता जो फैसला करती है वही महत्वपूर्ण होता है। हालांकि कांग्रेस ये मान के चल रही है कि 90 के आसपास या 90 प्लस जो है उनकी सीटें आएगी, और इसके बाद जो ज़रूरत पड़ेगी उस ज़रूरत को किस तरह से पूरा किया जाए उसके लिए रणनीति बनाई जा सकती है। लेकिन जिस तरह से आज जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लगातार प्रत्याशियों से उन्होंने बात की है, आज कुछ प्रत्याशियों को अपने आवास पे भी बुलाया, उनके चेहरे हम पढ़ सकते हैं। वो जो चेहरे हैं, जो ग्रुप फोटो है अभी हमने दिखाए, उनमें से कुछ चेहरे हैं जो चुनाव जीत भी रहे हैं, कुछ चेहरे ऐसे जो चुनाव हार भी रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है। क्योंकि जब फीडबैक लिया गया था, जो फीडबैक की बात मैं बता रहा हूँ, उस फीडबैक में उन प्रत्याशियों ने बताया भी था कि उनके यहाँ स्थिति क्या है। हालांकि हम एक को कोट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम जनरल बात करें तो उन प्रत्याशियों ने यह भी बताया था कि उनके साथ समस्याएं क्या थी, किस नेता को जो है वो भाषण के लिए बुलाया था, प्रचार के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं आए, और कौन सा ऐसा फैक्टर है जो उनको सता रहा है, उनको डरा रहा है जी। ये तमाम चीज़ें आज की मीटिंग हुई। लेकिन जो भी प्रत्याशी आज मुख्यमंत्री से मिले, उनका ये जरूर कहना था कि हम भले ही कहीं डर रहे हो किसी कारण से, किसी समीकरण से, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा है वो कॉन्फिडेंस से लवरेज नजर आया। तो वो जो लवरेज नजर आ रहा है वो बता रहा है कि 90 के आसपास मुख्यमंत्री है, वो सोचते हैं कि 90 प्लस जो है सीट कांग्रेस की आ सकती है, जिस तरह से उन्होंने प्रत्याशियों से बात की है। क्योंकि देखिए विजेंद्र, जिस भी प्रत्याशी से बात करेंगे, शुरू में सही शब्द इस्तेमाल किया था, निर्दलियों की सरकार हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, इससे पहले अगर हम इतिहास में जाएं तो बहुत समय पहले तो अगर हम कहते हैं कि एक थंबिंग मेजोरिटी हो, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि निर्दलियों की जरूरत पड़ती है, आसपास जो है वो आते हैं। लेकिन निर्दलियों की जरूरत ये 3 के आंकड़े के साथ ही पड़ती है, 3, 13, 23। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब, लेकिन अब इस बार ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाजपा का जो दावा जो ऐश्वर्य ने बताया उसमें तो कई निर्दलियों की वक्त नहीं रहेगी, कांग्रेस भी इसके हिसाब से बहुत कम आएंगे। योगी जी, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी से अब जैसे ऐश्वर्य ने बताया ना, अभी आपको बहुत जल्दी से बताता हूँ कांग्रेस की वो सीटें जो कांग्रेस इनको यकीन से मान रही है। अपन शुरू कर देते हैं गंगानगर जिले से, जिनको लेकर कांग्रेस ने स्टडी की है। सबसे पहले बीकानेर डिवीज़न मान लें, नोखा की सीट, नोखा के बाद आ जाए हम पीलीबंगा के बाद अनूपगढ़, रायसिंह नगर, सूरतगढ़, ये सीटें कन्फर्म मान रही कांग्रेस अपनी। इसके साथ ही नीम का थाना, शेखावाटी में आ जाए नीम का थाना, दातारामगढ़, सीकर प्रॉपर, लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर शेखावाटी, और उसके बाद झुंझुनू में आ जाए झुंझुनू, सूरजगढ़, पिलानी, सुजानगढ़, रतनगढ़ और चूरू। खास तौर से चूरू को माना जा रहा है क्योंकि अब की बार राजेंद्र राठौर शिफ्ट हो गए वहाँ से। सरदार शहर को कांग्रेस कंफर्म मान रही है। कांग्रेस कंफर्म मान रही है राजाखेड़ा धौलपुर की सीट को, वहाँ पर कंफर्म कांग्रेस मान रही है। अलवर ज़िले में रामगढ़ की सीट जहाँ जुबेर खान चुनाव लड़ रहे हैं उसको कांग्रेस कंफर्म मान रही है। कांग्रेस मुंडावर को कंफर्म मान रही है। अलवर ज़िले में जो आता है ललित यादव जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस कंफर्म मान रही है। खंडार को कंफर्म मान रही है। टोंक, देवली, इन दोनों सीटों को कंफर्म मान रही है। इसके साथ ही बामनवास, इसको कांग्रेस मान रही है। महुआ को कांग्रेस मान रही है। दौसा को मान रही है। बांदीकुई और सिकराय और लालसोट में कांग्रेस मुकाबले की बात कर रही है। टोडा भीम को कांग्रेस मान रही है कि कांग्रेस आ रही है यहाँ पर।
अजमेर दक्षिण और अजमेर उत्तर, ये आश्चर्यजनक बात है, लेकिन कांग्रेस मान रही है कि हाँ कांग्रेस जीतेगी। पुष्कर में भी कमोबेश कांग्रेस इसको कन्फर्म अपनी तरफ मान रही है। जयपुर के अंदर आ जाते हैं तो आदर्श नगर, किशनपोल, सिविल लाइन और हवा महल, चारों को कांग्रेस मान रही है। आमेर में कांग्रेस सीट मान रही है, फुलेरा में कांग्रेस मान रही है, चोमू में कांग्रेस मान रही है, कोटपुतली में कांग्रेस सीट मान रही है। इसके साथ ही फलोदी में कांग्रेस सीट मान रही है। पाली जो प्रॉपर है उसको लेकर भी ऐसा ही दावा है, जेतारण को लेकर ऐसा ही दावा है, मकराना को कांग्रेस कंफर्म मान रही है, नागौर जहाँ से हरेंद्र मिर्जा लड़ रहे हैं वो भी कांग्रेस मान रही है, लाडनू सीट को कांग्रेस मान रही है, पर्वतसर सीट को भी कांग्रेस मान रही है, और साथ ही कहा जा सकता है जालौर प्रॉपर सीट, इसके साथ ही रानीवाड़ा के बाद भीनमाल को कांग्रेस मान रही है, चौटन को कांग्रेस मान रही है, पचपदरा को कांग्रेस मान रही है, लूणी बिलाड़ा को कांग्रेस सीट मान रही है, सजारपुरा तो है ही अशोक गहलोत की सीट है, तो उसको लेकर वैसे भी आकलन उसी तरह से रहते हैं। बागीदौरा, जब वागड़ की तरफ आते हैं, बागीदौरा को कांग्रेस मान रही है, बांसवाड़ा को कांग्रेस मान रही है, और चित्तौड़ में कपासन कांग्रेस मान रही है, निम्बाहेड़ा को कांग्रेस अपनी सीट मान के चल रही है। वागड़ में ही आ जाते हैं तो घाटोल को कांग्रेस मान रही है, और इसके साथ ही फिर वापस मेवाड़ की तरफ बढ़ते हैं तो मावली कांग्रेस मान के चल रही है, उदयपुर शहर को फाइट मान रही है, जाडौल में कांग्रेस मान के चल रही है, गोगुंदा जो सीट है वो कांग्रेस मान के चल रही है। हाड़ौती में रामगंज मंडी, ये अचरज भरी बात है, रामगंज मंडी को कांग्रेस मान के चल रही है। नहीं, आपने वैसे कई नाम गिना दिए हैं जो अचरज भरे हैं। हाँ, कोटा उत्तर को कांग्रेस मान के चल रही है, बूंदी विजेंद्र ये चीज किशोर जानना भी पाटिल। चाहते हैं। इस पे विजेंद्र ये चीज जानना भी छोटे चाहते से हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक जरूरी है। राजस्थान में किसका राज होगा, इसके लिए आपके लिए जानना बेहद जरूरी कि किस सीट पर कौन जीत रहा है और किस पार्टी की नजर से कौन जीत रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा बता रहे थे कि कांग्रेस वो कौन सी सीटें हैं जिनको मानकर चल रही है कि वो वहां जीत रही है। ये लिस्ट थोड़ी अधूरी रह गई थी, योगी जी पूरा कीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत संक्षेप में जैसे मैंने बताया, बूंदी कांग्रेस अपना मान के चल रही है, किशोराय पाटन कांग्रेस मान के चल रही है, भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ और कांग्रेस मान कर चल रही है, मांडल को भी कांग्रेस मान के चल रही है, आसींद को मान के चल रही है, और उधर हम राजसमंद जिले में आ जाएं तो राजसमंद, नाथद्वारा और भीम, ये 3 सीटें कांग्रेस मान कर चल रही है। हाँ, तो कहा जा सकता है कि और बाकी जो सीटें हैं उनको लेकर हम ये कह सकते हैं कि महामुकाबला है, फंसी हुई है कांग्रेस की सीटें। ठीक है ऐश्वर्या, अपनी लिस्ट को पूरा कीजिए। देखिए, बीजेपी जिन सीटों को अब मैं क्लियर कर दूं जीता हुआ मान रही है उनकी मैं जिक्र करूंगा, मुकाबले वाली सीटों का मैं जिक्र नहीं करूंगा। अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, नसीराबाद, ब्यावर, केकड़ी, लाडनू, जायल और बीजेपी जिनको मानकर चल रही है, डेगाना, पर्वतसर, उसके बाद आ जाते हैं सोजत जी बीजेपी मानकर चल रही है, मारवाड़ जंक्शन को मानकर चल रही है, बाली को मानकर चल रही है, सुमेरपुर को मानकर चल रही है, और लोहावट को बीजेपी मानकर चल रही है जीतती हुई, औसिया को, औसिया के अलावा शेरगढ़ को, शेरगढ़ के अलावा यहां भोपालगढ़ को। मैं बाकी की 3 सीटों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाता हूं। यहां पर सीधे आ जाइए कि बीजेपी बाकी की सीटों में जिनको मजबूत तरीके से, आहोर को बीजेपी मानकर चल रही है जीती हुई, जालौर को मानकर चल रही है, भीनमाल को मानकर चल रही है, उसके बाद आप आ जाइए सिरोही, रेवदर, गोगुंदा, पिंडवाड़ा और झाड़ौल, इनको जीती हुई भारतीय जनता पार्टी मान रही है कि यहां पर हम लगभग जीत रहे हैं, ये बीजेपी का मानना है। और भी है, लंबी फहरिस्त है, लेकिन 1 मिनट में जितना मैं बोल सकता था विजेंद्र उतना मैंने बोलने की बहुत अच्छे से बोल दिया। ठीक है, भरतपुर का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि कटारा जोड़ गए हैं। रवि, जरा बताइए एग्जिट पोल के बाद भरतपुर का क्या चल रहा है, और सीटों को भी जरा बताइए, क्या वाकई में वहां आरएलपी हो गई, बसपा हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, किसी के वोट काटती नजर आ रही है, या फिर कहीं ऐसा भी लग रहा है मुकाबले को त्रिकोणीय कर रही है? देखिए विजेंद्र, अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो इस बार बड़ा अजीब और गरीब मामला सामने आया है। जो जनता है वो भी निष्कर्ष नहीं निकाल पा रही है कि आखिर किसकी सरकार बननी है, क्योंकि यहाँ मायावती की रैली हुई, नरेंद्र मोदी की रैली हुई, चंद्रशेखर जो है रावण उनकी रैली हुई, बड़ी बड़ी रैलियां यहाँ भरतपुर में हुई हैं। हालांकि इस बार जो बसपा का क्रेज था वो बिल्कुल डाउन नजर आया है, क्योंकि जो बसपा के जो वोटर हैं वो कांग्रेस के प्रति सिंपैथी जताते हुए नजर आए। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यह भरतपुर संभाग की
अगर बात की जाए, क्योंकि 19 सीटें भरतपुर संभाग की आती हैं, सिर्फ एक सीट थी धौलपुर की जिस पर बीजेपी का पिछली बार कमल खिला था, लेकिन इस बार बीजेपी कई सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। क्योंकि चलिए शुरू कीजिए रवि, किसकी सीट पर बीजेपी मान रही है कि बढ़त में है? भाजपा की जो जिलाध्यक्ष है, देखिए भरतपुर की अगर सीट की बात की जाए, बोलिए बोलिए। चलिए रवि के साथ वापस जुड़ेंगे। रवि, आप उस लिस्ट को तैयार कीजिए, 1 मिनट में मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कोटा से भंवर जुड़े हुए हैं। भंवर, क्या आपको पूरे संभाग के अंदर कांग्रेस बीजेपी से इतर कोई ऐसी पार्टी नजर आई जो किसी के वोट काटती नजर आई, मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती नजर आई? मैं निर्दलीय और बागियों की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए विजेंद्र, कोटा संभाग में कम से कम ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो कि बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले एक प्रभावी थर्ड फ्रंट की तरह नजर आए और कहीं न कहीं नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में हो। हाँ, कुछ सीटें ऐसी है, बूंदी की कुछ सीटें ऐसी है, झालावाड़ की कुछ सीटें ऐसी है जहां पे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं कुछ सीटों पर, जो कि अपनी पार्टी का, और कुछ स्थानों पर कांग्रेस, कुछ स्थानों पर आप ये कह रहे हैं कि बाकी किसी पार्टी का प्रभाव वहां नजर नहीं आया। शिवप्रकाश हमारे साथ जोधपुर से जुड़े हैं। शिवप्रकाश, क्या जोधपुर संभाग में कांग्रेस बीजेपी से इतर किसी पार्टी का कोई प्रभाव किसी सीट पर नजर आए? जी, जोधपुर संभाग में निश्चित रूप से भाजपा और कांग्रेस के अलावा आरएलपी का खासा असर देखने को मिल रहा है। जोधपुर जिले की अगर बात की जाए तो भोपालगढ़ और बिलाड़ा जो है वहां कहीं न कहीं आरएलपी ने अपना प्रभाव छोड़ा है। लोहावट में जो है आरएलपी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया है। वहीं कुछ बाड़मेर की अगर बात करें तो बायतू में आरएलपी ने काफी अच्छा अपना प्रभाव दिखाया है। पाली में कई जगहों पर आरएलपी ने अपना अच्छा प्रभाव दिखाया। तो कुल मिला के भाजपा और कांग्रेस के अलावा आरएलपी ने कई जगहों पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है और कई जगहों पर आरएलपी का दावा है कि इस बार वो विजयी होगी। तो भाजपा और कांग्रेस के अलावा आरएलपी जो है कहीं न कहीं थर्ड फ्रंट के रूप में आरएलपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, बसपा हो गई, इसके अलावा कई और छोटी पार्टियां हो गई। किसके वोट को काटती नजर आएंगी? और जो नहरी बेल्ट है उसमें अगर माने कि आम आदमी पार्टी थोड़ा सही करती है तो वोट बैंक किसका खिसकेगा? देखिए विजेंद्र, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने ज़्यादा रुचि नहीं ली थी राजस्थान में चुनाव लड़ने की। एक औपचारिकता की थी, केजरीवाल भी आए थे और पंजाब के सीएम भी आए थे। कुछ वोट काट सकते हैं, लेकिन यहाँ के जो वोटर है वो समझदार है, चाहे शहरी हो या ग्रामीण हो। तो ऐसे में काफ़ी समझदार है, वो चुनते हैं अच्छी तरह से समझ के, और जो भी उनका प्रत्याशी होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वोटिंग करते हैं। चलिए, बड़ी चीज़ है। आरएलपी किसके वोट काट सकती है? आरएलपी का अपना एक वोट बैंक है, एक वर्ग विशेष का वोट बैंक है अगर माने, क्योंकि उनके जो नेता है उनका भी जो प्रचार हमने देखा है और जो उनकी जो फॉलोइंग है वो हमने देखा है। तो अगर वो वोट लिया जाता है, उस वर्ग का वोट लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस का भी उसमें वोट होगा और कुछ हद तक भाजपा का वोट होगा। लेकिन विजेंद्र, ये जो चुनाव है उसमें जो आकलन है, एक आकलन ये भी होगा मेरे हिसाब से कि जो सरकार के मंत्री मैदान में आए हैं उनमें से कितने मंत्री जीत के आते हैं, उनकी संख्या तय कर देगी कि कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी या नहीं होगी। ठीक है, अब मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। योगी जी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? लास्ट बात, आरएलपी को जो उम्मीद है जिन सीटों पर, उनके मैं नाम पढ़ता हूँ तेजी से। पढ़िए। खींवसर, मेड़ता, पर्वतसर, लोहावट, बिलाड़ा, भोपालगढ़, बायतू, शिव, मावली, चौटन, मसूदा, आसीन, कपासन, देवली, उनियारा, निवाई, कोलाया, सहाड़ा, पुष्कर और जायल। ये तकरीबन 20 सीटें हैं जिनको लेकर उम्मीद है, लेकिन मोटे तौर पर उनको 7 से 8 सीटों पर ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो भी हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। दरअसल इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि एग्जिट पोल के बाद फर्स्ट इंडिया आपको समझा सके कि राजस्थान में किसका राज होगा, क्योंकि हमारे सहयोगी जिस तरीके से बता रहे हैं, पार्टियों के आधार पर बता रहे हैं कि कहां कौन किसको मजबूत मान रहा है। कुछ सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस भी खुद को मजबूत मान रही है और उन्हीं सीटों पर बीजेपी भी खुद को जिताऊ मान रही है, लेकिन जीतेगा सिर्फ एक, और जो जीतेंगे और जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनका राजस्थान में राज होगा। नमस्कार।